Hello students, in this lecture we are going to discuss solid state. So let us see. State, how the state of the substance is determined. So for any substance to exist in solid state, we can say two necessary conditions that should be satisfied. That is, for a substance to exist in solid state, thermal energy and intermolecular forces. So thermal energy means the particles की energy with the changes in heat. So thermal energy should be low. अगर solid state में exist करेगा कोई भी substance, तो thermal energy of the particles, of the constituting particles of a solid should be lower, and intermolecular forces should be stronger. So when these two conditions are satisfied, then we can say that the substance exists in solid state. So then it will show definite shape, size, mass, density, volume, melting point, etc. These for the solids will be definite. Now solid किससे बनेगा? Solid बनेगा constituting particles के arrangement से. So उन particles के arrangement के बेस पे we categorize solids into two categories. On the basis of arrangement of constituting particles. On the basis of arrangement of constituting particles, we categorize solids into two categories. That is crystalline and amorphous. So here property crystalline प्रॉपर्टी क्रिस्टलाइन एंड अमोर्फस. सो इसके अंदर सबसे पहले पार्टिकल्स का अरेंजमेंट है. जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होंगे, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के अंदर क्या केस में क्या होगा बेटा, जो कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल्स का जो अरेंजमेंट है वो रेगुलर शेप के अंदर होगा, और अमोर्फस सॉलिड्स के अंदर वो रेगुलर शेप के अंदर थोड़ी बहुत जगह कहीं हो सकता है, बाकी इररेगुलर होगा. इज रेगुलर शेप, और अमोर्फस सॉलिड्स के अंदर क्या होगा, इररेगुलर शेप. सेकेंड इज क्लीवेज. क्लीवेज मतलब जब हम उनको काटेंगे तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को, ये सॉलिड अपने पास, ये यहां से काटेंगे तो इसको sharp cleavage is obtained. Sharp cleavage. और अमोर्फस सॉलिड्स के अंदर जब हम इसको कट करने की कोशिश करेंगे
क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के अंदर क्लीवेज जो होगी अपने पास शार्प होगी और अमोर्फस सॉलिड्स के अंदर इररेगुलर क्लीवेज होगी। एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की जो एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन है वो डेफिनेट एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन होगी, व्हाइल अमोर्फस सॉलिड्स हैव इनडेफिनेट एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन मींस जब ये सॉलिड्स को जब इनके अरेंजमेंट जब जनरेट होगा तो कितनी जो हीट एनर्जी रिलीज करेंगे कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर, उसको बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। तो वो इनकी डेफिनेट होगी और दे हैव इनडेफिनेट एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। नेक्स्ट मेल्टिंग पॉइंट। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होंगे बेटा उनका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो डेफिनेट होगा, फिक्स होगा। लेकिन जो अमोर्फस सॉलिड्स हैं दे मेल्ट्स ओवर अ रेंज, एक रेंज के अंदर मेल्ट होंगे। फिक्स्ड और शार्प मेल्टिंग पॉइंट, व्हाइल इन केस ऑफ अमोर्फस सॉलिड्स they melts over a range of temperature, एक टेम्परेचर की रेंज के अंदर मेल्ट होंगे अमोर्फस सॉलिड्स। फिफ्थ इज प्रॉपर्टी, अमोर्फस। सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो अपने पास क्रिस्टलाइन और अमोर्फस सॉलिड्स के अंदर है दैट इज नेचर। बाय नेचर दीज आर नोन एज, दीज आर ट्रू सॉलिड्स एंड अमोर्फस सॉलिड्स दीज आर सूडो सॉलिड्स और सुपर कोल्ड लिक्विड्स। सूडो सॉलिड्स और उनको हम बोलेंगे सुपर कोल्ड लिक्विड्स, अमोर्फस सॉलिड्स। आइसोट्रोपिक और एनआइसोट्रोपिक। जो अपने पास क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं दीज आर एनआइसोट्रोपिक इन नेचर, और ये आइसोट्रोपिक इन नेचर। इससे क्या मतलब है बेटा, एन आइसोट्रोपिक इन नेचर, जैसे इनके अंदर जो कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल्स का जो अरेंजमेंट है वो क्या होगा, रेगुलर होगा। तो जो पर्टिकुलर एक्सिस है, जैसे यहाँ पे प्रॉपर्टी आएगी अपने पास इन स्मॉल एटम्स की वजह से, ये इस एक्सिस के अंदर आएगी लार्ज एटम्स की वजह से, और आइसोट्रोपिक इसके अंदर इररेगुलर अरेंजमेंट होता है अपने पास कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल्स का। किसी भी एक्सिस के अलोंग ऑल टाइप ऑफ पार्टिकल्स लाई, तो इसके अंदर एनआइसोट्रोपिक इन नेचर मींस प्रॉपर्टीज लाइक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, थर्मल एक्सपेंशन, electrical conductivity, properties like thermal conductivity,
refractive index, thermal expansion, electrical conductivity, etc. Their values are different in different directions. Their values are different in different directions. अलग अलग डायरेक्शन के अंदर इनकी वैल्यूज अलग होगी, और इसके केस में क्या होगा बेटा, सेम वैल्यूज in all directions. So these are the some basic differences between crystalline and amorphous solids. Next is seventh, range. These are long range order. शॉर्ट रेंज ऑर्डर। इस लॉन्ग रेंज ऑर्डर का मतलब है बेटा, जैसे अपने पास ये एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है, तो इसके अंदर हम यहाँ से पार्टिकल की जो साइज पाएंगे वही पार्टिकल की साइज यहाँ पे होगी और वही उसके अदर एंड के ऊपर होगी। लेकिन अमोर्फस सॉलिड्स के अंदर ऐसा नहीं होगा, इसलिए अमोर्फस सॉलिड्स के अंदर जो शेप होगी पार्टिकल्स की वो जो परटेन करेगी वो डेफिनेट थोड़े से इंटरवल तक करेगी, लेकिन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के अंदर लॉन्ग रेंज तक सेम होगी। तो मतलब एक एंड की शेप देख के हम दूसरी एंड की शेप भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं, बट दिस इज नॉट ट्रू इन केस ऑफ अमोर्फस सॉलिड्स। लॉन्ग रेंज ऑर्डर दैट इज by looking shape of one end another end shape can be determined। एक एंड की शेप देख के हम दूसरे एंड की शेप को डिटरमाइन कर सकते हैं, बट यहाँ पे दिस इज particular shape only up to short range। जो शेप होगी वो शॉर्ट रेंज तक एप्लीकेबल होगी इन केस ऑफ अमोर्फस सॉलिड्स। नेक्स्ट इज कूलिंग कर्व। इसके अंदर अमोर्फस सॉलिड्स के अंदर इररेगुलर होगी, इररेगुलर और ब्रेक पॉइंट आएगा उसके अंदर, और अमोर्फस सॉलिड्स के अंदर रेगुलर कूलिंग कर्व होगी, स्मूथ। लाइक ये अपने पास टेम्परेचर है यहाँ पे वर्सेस टाइम, ये टेम्परेचर है, तो यहाँ पे ये जो सॉलिडिफिकेशन रेंज आ रही है, सॉलिडिफिकेशन का मतलब होता है जब फेज कन्वर्जन स्टार्ट होगा। फेज कन्वर्जन मतलब जब एक स्टेट से दूसरी स्टेट के अंदर जब चेंज होगा, और ड्यूरिंग द फेज कन्वर्जन द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तो यहाँ पे ब्रेक पॉइंट मिलेगा, लेकिन इसके केस में क्या होगा, टेम्परेचर वर्सेस टाइम के अंदर स्मूथ कर्व मिलेगी अपने को यहाँ पे इन केस ऑफ अमोर्फस सॉलिड्स। यहाँ पे सॉलिडिफिकेशन दैट इज टेम्परेचर कांस्टेंट एट द टाइम ऑफ फेज कन्वर्जन। फेज कन्वर्जन के टाइम में टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तो क्या कह सकते हैं हम यहाँ पे, कूलिंग कर्व के अंदर ब्रेक पॉइंट आएगा, बट इट इज नॉट इन केस ऑफ अमोर्फस सॉलिड्स। अमोर्फस सॉलिड्स के अंदर रेगुलर कर्व आएगी। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं अपने पास, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के केस में क्या होगा बेटा, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के अंदर लाइक कॉपर, जिंक, कैडमियम, NaCl, KCl एटसेट्रा। और अमोर्फस सॉलिड्स
glass, plastic, rubber, etc. And these are the crystalline solids. So this is the classification of solids on the basis of arrangement of constituting particles. एक इसके अंदर लिख सकते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के अंदर क्वार्ट्ज ग्लास, क्वार्ट्ज क्रिस्टलाइन सॉलिड का एग्जांपल है। क्वार्ट्ज के अंदर सिलिकेट एटम्स का अरेंजमेंट होता है एंड क्वार्ट्ज ग्लास इज एन एग्जांपल ऑफ अमोर्फस सॉलिड. So these are some of the basic differences between crystalline and amorphous solids. अब जैसे हमने इनको बोला these are super cooled liquids, amorphous solids. तो इसलिए जो ग्लास की जो एबिलिटी होती है, ग्लास जो होता है उसके ऊपर टेम्परेचर चेंजेस की वजह से वो फ्लो करता है. इट हैज एबिलिटी टू फ्लो. तो सुपर कूल्ड सॉलिड्स को इनको फ्लूइड्स भी बोल सकते हैं. तो जो लॉन्ग टर्म हीटिंग इफेक्ट्स के बाद ग्लास नीचे से फ्लो, ऊपर से फ्लो कर जाता है नीचे की तरफ. तो वो फ्लो कर जाएगा तो नीचे थिकनेस बढ़ जाएगी. तो ग्लास ऑब्जेक्ट्स की जो थिकनेस है इंक्रीज हो जाती है आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. तो व्हाई? बिकॉज ग्लासेस आर द स्यूडो सॉलिड्स, दे हैव द एबिलिटी टू फ्लो. एंड द ग्लासेस दे आल्सो टर्न्स मिल्की. तो मिल्की वो इसलिए हो जाते हैं ड्यू टू एनेलिंग. एनेलिंग मींस उनके ऊपर पर्टिकुलर साइट्स के ऊपर क्रिस्टलाइजेशन अकर्स. एनेलिंग ऑफ ग्लास, क्रिस्टलाइजेशन अकर्स. उसमें क्रिस्टलाइजेशन हो जाता है थोड़ी सी रेंज की. दैट इज व्हाई द ग्लास विंडो पैन्स बिकम्स मिल्की आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. So these are the differences between crystalline and amorphous solids. Now we are going to discuss the types of crystalline solids. So let us see. क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, इसके अंदर अपने पास प्रॉपर्टी, these are divided into 4 categories: covalent solids, ionic solids, metallic, and molecular solids. Molecular solids, they are further divided into 3 categories: hydrogen bonded, polar एंड नॉन पोलर. सो इसके अंदर सबसे पहले हम फर्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट्स. कॉन्स्टिट्यूएंट्स मतलब किन से मिलके बनेगा. तो जो कोवेलेंट सॉलिड्स हैं दे आर फॉर्म्ड बाय एटम्स. एटम्स से बनेंगे. आयनिक सॉलिड्स दे आर फॉर्म्ड बाय आयंस, दैट इज कैटायन एंड एनायंस. कैटायंस और एनायंस से मिलके बनेंगे. और जो मेटालिक सॉलिड्स हैं, मेटालिक सॉलिड्स दीज आर फॉर्म्ड बाय sea of electron cloud. And positively charged kernels. Sea of electron cloud and positively charged kernels. जो metals जो होते हैं, metals they are highly electropositive in nature. That is why they loses their electrons readily. और उनके electrons वहाँ पे एक electrons का cloud बना लेता है by leaving the positively charged nucleus. They are known as kernels. तो वो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होंगे किसके केस में, मेटालिक सॉलिड्स के अंदर. मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के अंदर मॉलिक्यूल्स होंगे कॉन्स्टिट्यूएंट्स. अब उन मॉलिक्यूल्स के केस में अपने पास हाइड्रोजन बॉन्डेड के अंदर, हाइड्रोजन बॉन्डेड में फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में से कोई भी एक एलिमेंट होना चाहिए. और इनके साथ H हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा. इनके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा विच इज बॉन्डेड टू
विच इज बॉन्डेड टू सेम फोन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ, तो उनको बोलेंगे हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। पोलर, दीज आर फॉर्म बिटवीन मॉलिक्यूल्स हैविंग म्यू इक्वल्स टू नॉन जीरो, जिसका डाइपोल मोमेंट म्यू इज द डाइपोल मोमेंट, जिसका डाइपोल मोमेंट जीरो, नॉन जीरो तो वो पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, और डाइपोल मोमेंट अगर जीरो तो नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। सो दीज आर द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ दीज सॉलिड्स। मेल्टिंग पॉइंट, कोवैलेंट सॉलिड्स, कोवैलेंट सॉलिड्स के अंदर नेटवर्क ऑफ एटम्स होता है as they contain network of covalent bonds. So highest melting point, सबसे हाईएस्ट होगा, इनके मेल्टिंग पॉइंट्स भी हाई होंगे। मेटेलिक सॉलिड्स के जो मेल्टिंग पॉइंट्स होंगे लो टू हाई, लो भी हो सकते हैं, हाई भी हो सकते हैं। मेटेलिक सॉलिड्स के केस में हाइड्रोजन बॉन्डेड, इन मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम होंगे मेल्टिंग पॉइंट, और इनके अंदर सबसे ज्यादा H बॉन्डेड, फिर उसके बाद पोलर, फिर नॉन पोलर मेल्टिंग पॉइंट्स। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, covalent solids, poor conductors except graphite, because graphite is a good conductor due to sp2 hybridization, तो 1 इलेक्ट्रॉन उसके अंदर फ्री रह जाता है, इसलिए ग्रेफाइट गुड कंडक्टर है। आयनिक सॉलिड्स गुड इन मोल्टन और एक्वस स्टेट, but bad in good in molten और aqueous state but bad in solid state। solid state में ये आयनिक सॉलिड्स जो होंगे ये बैड कंडक्टर होंगे। उसके बाद जो मेटेलिक सॉलिड्स है अपने पास, दे आर गुड कंडक्टर इन ऑल स्टेट्स, सभी स्टेट्स में गुड कंडक्टर होंगे, और ये आयनिक मॉलिक्यूलर सॉलिड्स आर पुअर कंडक्टर्स, पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होंगे। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इसकी, फोर्थ इज ब्रिटलनेस। लेस ब्रिटल होते हैं ये, दे आर ब्रिटल, they are not brittle, they are also less brittle। solubility in water, covalent solids, these are insoluble, and ionic solids usually soluble। metallic solids insoluble, और जो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स होंगे दे मे और मे नॉट बी सॉल्युबल, हो भी सकते हैं, जैसे हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर के अंदर सॉल्युबल हो जाएंगे पोलर सॉलिड्स के अंदर, और जैसे नॉन पोलर सॉलिड्स होंगे वो वाटर के अंदर डिसॉल्व नहीं होंगे, तो दोनों हो सकते हैं। जो कोवेलेंट सॉलिड्स हैं, कोवेलेंट सॉलिड्स के नेक्स्ट इज एग्जांपल्स कोवेलेंट सॉलिड्स का, डायमंड, ग्रेफाइट, और
SiC कार्बोरेंडम, आयनिक सॉलिड्स NaCl, KCl, NaNO3 etc. मेटेलिक सॉलिड्स कॉपर, जिंक, एल्यूमिनियम, सिल्वर, गोल्ड etc. ये सब अपने पास कैसे होंगे? मेटेलिक सॉलिड्स। और मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के अंदर अपने पास 3 आएंगे, पोलर, जिनका डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो हो, तो पोलर अपने पास होंगे HCl। और इन मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के अंदर मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा H बॉन्डेड का, मेल्टिंग पॉइंट H बॉन्डेड, उसके बाद पोलर का, और सबसे लीस्ट होगा नॉन पोलर का। तो HCl, SO2, सल्फर डाइऑक्साइड, दीज आर पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, सॉलिड HCl, सॉलिड SO2। नॉन पोलर noble gases, iodine, H bonded, ice is an example of hydrogen bonded solid. Soft or hard, ये जो covalent solids होते हैं, covalent solids they are hard, extremely hard, बहुत हार्ड होते हैं। आयनिक सॉलिड्स they are also hard. Metallic solids usually hard, few soft, बहुत कम सॉफ्ट होते हैं, बाकी हार्ड होते हैं। and these molecular solids are soft in nature, ये सॉफ्ट नेचर के होते हैं। एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, देखो बेटा एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन इनकी क्या होगी? इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हाई है तो हाईएस्ट, और फिर इनके हाईएस्ट के बाद एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन मेटेलिक सॉलिड्स की होती है हाईएस्ट, लेस, मोर देन आयनिक, वेरी लेस। इनकी जो हीट, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 मोल ऑफ द सब्सटेंस इनटू इट्स वेपर स्टेट। तो एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, इनकी कोई नो डेफिनेट एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, इनकी एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन डेफिनेट होती है, मेटेलिक सॉलिड्स की डेफिनेट होती है, और इनकी लोअर होती है एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन की, वी कैन से हाई, वेरी हाई, हाई। और जो मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं, मेल्टिंग पॉइंट कोवलेंट सॉलिड्स जो होते हैं, इनके अंदर कोवलेंट बॉन्ड्स का नेटवर्क होता है, तो कोवलेंट बॉन्ड्स का ये मेल्ट होने से पहले डिकम्पोज भी हो जाते हैं। सो इस एग्जैक्ट इनके लिए वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट्स होंगे कोवलेंट सॉलिड्स के। सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ, different kinds of crystalline solids that we come across in our nature as well as in chemistry. So now one term that we will going to discuss is isomorphous. Isomorphous substances. एग्जिस्टेंस ऑफ अ सब्सटेंस इन मोर देन वन फॉर्म, एक फॉर्म से अधिक फॉर्म में एग्जिस्ट करना, उनको क्या बोलेंगे हम? आइसोमॉर्फस सब्सटेंसेस। एग्जिस्टेंस ऑफ अ सब्सटेंस इन मोर देन वन फॉर्म। सो इन केस ऑफ एटम्स,
और एलिमेंट्स के केस में हम उनको बोलते हैं एलोट्रोप्स, और कंपाउंड्स को बोलते हैं हम आइसोमोर्फ्स। और जो ये फिनोमिनन शो करेंगे उसको बोलेंगे आइसोमॉर्फिज्म, और इसको एलोट्रोपिज्म और आइसोमॉर्फिज्म दे कैन टुगेदर नोन एज पॉलीमॉर्फिज्म। That is, they have different physical properties. इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी? डिफरेंट होंगी। और किनकी? एलोट्रोप्स हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। और जो आइसोमॉर्फस कंपाउंड्स होंगे, आइसोमॉर्फस कंपाउंड्स का जो अपने पास क्या होगा बेटा, ये आइसोमॉर्फस कंपाउंड्स दे हैव सिमिलर स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशंस। सिमिलर स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन, फॉर एग्जांपल KClO4 and KMnO4, potassium permanganate and potassium chlorate, they have identical structure. K2CrO4, potassium chromate and K2SO4, FeSO4.7H2O, ZnSO4.7H2O, MgSO4.7H2O. These are isomorphous compounds. और potash alum K2SO4.Al2SO4 whole thrice .24H2O, and chrome alum is K2SO4.Cr2SO4 whole thrice .24H2O। देखो बस इसमें ये डिफरेंस है ओनली, तो इनकी जो स्ट्रक्चर्स होंगे वो क्या होंगे? आइडेंटिकल होंगे, सेम होंगे। क्रोम, ये पोटैश एलम का भी और क्रोम एलम का भी, तो उनको हम बोलेंगे आइसोमॉर्फस सब्सटेंसेस। अब ये जो अपन जो सॉलिड्स हैं, सॉलिड्स के अंदर सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि 2 डायमेंशन के अंदर लैटिस। देखो लैटिस, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म लैटिस? लैटिस का मतलब होता है जो 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट। अब 2D के अंदर बात कर रहे हैं हम, तो इसके अंदर रिपीटेड अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स। जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनके रिपीटेड अरेंजमेंट को क्या बोलेंगे हम? लैटिस। जैसे अपने पास ये लैटिस पॉइंट्स हो गए, एक इसके अंदर टर्म यूज करेंगे लैटिस के अंदर यूनिट सेल। जैसे एक मकान है, हम मकान बनाते हैं, तो मकान बनाने के लिए ईंट से बना रहे हैं, तो एक ईंट मकान तो हो गया लैटिस, और जो ईंट है, ईंट हो गया उसका यूनिट सेल। तो यूनिट सेल को हम क्या बोल सकते हैं? इट इज द स्मॉलेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटिंग यूनिट ऑफ अ क्रिस्टल लैटिस। Repeated arrangement of constituents in space or 3 dimension. This is the smallest crystal lattice, और इसको भी call it as space lattice. So unit cell is the smallest contributing unit of a crystal lattice. The smallest contributing unit of a crystal lattice is known as unit cell. अब ये जो unit cell है अपने पास, जैसे unit cell अपने पास lattice, unit cell 2 डायमेंशन में बात करें तो lattice अपने पास स्क्वायर lattice, तो उसका जो यूनिट सेल होगा अपने पास किस शेप का होगा बेटा? स्क्वायर शेप में होगा। जैसे ये कंट्रीब्यूटिंग यूनिट्स हो गई, ये लैटिस पॉइंट्स हो गए, तो इनसे देखो मिलाने के बाद है कि अपने पास स्क्वायर जनरेट हो रहा है ऐसे। रेक्टेंगुलर लैटिस, तो
इसका जो यूनिट सेल होगा वो किसकी फॉर्म में होगा? रेक्टेंगल। पैरेललोग्राम लैटिस, पैरेललोग्राम, रोम्बस लैटिस, रोम्बस, हेक्सागोनल लैटिस, उसके स्मॉलेस्ट जो यूनिट सेल होगा वो क्या होगा? हेक्सागन। तो ऐसी फॉर्म में जो ये यूनिट सेल्स हैं, दीज आर द रिपीटेड यूनिट्स दैट फॉर्म द लैटिस इज नोन एज यूनिट सेल। तो ये थे अपने 2 डायमेंशन के अंदर। अब जो 3 डायमेंशन के अंदर जब हम इन यूनिट सेल्स की बात करते हैं, तो यूनिट सेल unit cells are of 2 types. Primitive or non-centered. Primitive or non-centered, and these are non-primitive or centered. So अपने पास 7 प्रिमिटिव और सेंटर्ड है, 7 नॉन प्रिमिटिव और नॉन सेंटर्ड है। दे टुगेदर फॉर्म 14 ब्रेवियस लैटिसेस। 14 ब्रेवियस लैटिस बनाएंगे। नॉन प्रिमिटिव, प्रिमिटिव और नॉन सेंटर्ड मतलब इनके अंदर when the particles are present only at the corners, when atoms or molecules और only at corners, जब कॉर्नर के ऊपर वो खाली तो उसको क्या बोलेंगे हम? प्रिमिटिव और नॉन सेंटर्ड। नॉन प्रिमिटिव और सेंटर्ड जब कॉर्नर पे भी हो और सेंटर में भी हो, when atoms are at corner as well as at the centers, सेंटर में भी होगा और कॉर्नर में भी होगा, उनको बोलेंगे हम नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल्स। तो ये जो प्रिमिटिव 7 प्रिमिटिव यूनिट सेल्स और 7 नॉन प्रिमिटिव, प्रिमिटिव अपने पास होते हैं। इनके अंदर प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल्स में अब एक्सियल डिस्टेंसेस, एक्सियल डिस्टेंस इनको हम रिप्रेजेंट करेंगे ए, बी और सी से। डिस्टेंसेस ऑफ द एज, एज लेंथ्स, axial angles, these are the angles between the edges. एजेस के बीच में जो एंगल्स है उनको बोलेंगे हम एक्सियल एंगल्स। जैसे अपने पास ये एक लैटिस पॉइंट के लिए है, ए, बी और सी, तो ये अपने पास अल्फा, बीटा एंड गामा। तो ये अल्फा, बीटा, गामा तो हो गया अपने पास एक्सियल एंगल्स, अल्फा, बीटा एंड गामा। और ए, बी, सी क्या हो गया अपने पास? एक्सियल डिस्टेंसेस। सो इन एक्सियल एंगल्स और डिस्टेंसेस के बीच में हम यूनिट सेल्स को, यूनिट सेल्स प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल्स को 7 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करते हैं on the basis of axial angles and axial distances. That is unit cell सबसे पहले अपने पास, फिर उसके बाद axial distance, axial angle and example. So unit cell फर्स्ट अपने पास सबसे पहले बात करते हैं, ये प्रिमिटिव की बात कर रहे हैं हम सब, प्रिमिटिव यूनिट सेल्स मतलब नॉन सेंटर्ड। इस क्यूबिक, तो क्यूबिक जो यूनिट सेल होगा बेटा अपने पास, ये क्यूब की फॉर्म में है जनरल एक जैसे। तो एक्सियल डिस्टेंसेस
A equals to B equals to C, and axial angles alpha equals to beta equals to gamma equal to 90 डिग्री। और इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे अपने पास NaCl, KCl, कॉपर, जिंक, copper only, zinc is hexagonal, copper, these are cubic। second is tetragonal। we will draw out these different shapes। tetragonal is A equals to B but B will not equal to C। दो साइड बराबर होंगी A और B और C के बराबर नहीं होंगी वो। एंगल्स विल बी इक्वल ऑल। इसके एग्जाम्पल अपने पास SnO2, tin oxide, TiO2, white tin, these are the tetragonal examples। orthorhombic, or we also call it as rhombic। इसमें कोई भी इक्वल नहीं होंगे। A not equal to B not equals to C and all angles are equal। इसका एग्जाम्पल अपने पास ऑर्थोरोम्बिक और रोम्बिक का रोम्बिक सल्फर। फोर्थ इज मोनोक्लिनिक। फिफ्थ इज हेक्सागोनल, रोम्बोहेड्रल, and seventh is ट्राइक्लिनिक। तो जो ट्राइक्लिनिक के अंदर अपने पास एक्सियल डिस्टेंसेस होंगे, ट्राइक्लिनिक सबसे दिस इज वी कैन से मोस्ट सिमेट्रिकल यूनिट सेल, मोस्ट सिमेट्रिकल क्यूबिक, एंड ट्राइक्लिनिक इज मोस्ट अनसिमेट्रिकल। A नॉट इक्वल्स टू B, इसमें ना तो कोई भी साइड एजेस बराबर होंगे और ना ही कोई भी एंगल्स 90 डिग्री। और इसके एग्जांपल है अपने पास K2Cr2O7, पोटेशियम डाइक्रोमेट, बोरिक एसिड, S3BO3, क्यूप्रिक सल्फेट, CuSO4.5H2। मोनोक्लिनिक, A not equals to B not equals to C। hexagonal, A equals to B but not equal to C। rhombohedral, A equals to B equals to C। अब जैसे इसके बाद मोनोक्लिनिक के अंदर अल्फा इक्वल्स टू गामा इक्वल्स टू 90 डिग्री बट बीटा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। हेक्सागोनल, अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड गामा इक्वल्स टू 120 डिग्री। रोम्बस, अल्फा, beta, all they are equal but not equal to 90 degree, is rhombohedral। rhombohedral is hexagonal, hexagonal is graphite, zinc, cadmium। monoclinic is monoclinic sulfur। arsenic, antimony, basement, these are rhombohedral structures। so these are different kind of primitive unit cells। अब अगर सेंटर के अंदर आ जाता है अपने पास इनके, तो सेंटर में आ जाएगा तो उनके लिए हम उनको बोलेंगे नॉन प्रिमिटिव और सेंटर्ड यूनिट सेल्स। अब देखो नॉन प्रिमिटिव और सेंटर्ड यूनिट सेल्स टोटल अपने पास ब्रेवियस लैटिसेस हो गए बेटा 40। तो क्यूबिक जो है, क्यूबिक के अंदर दो होते हैं अपने पास, बॉडी सेंटर्ड एंड फेस सेंटर्ड, these are non primitive। फिर उसके बाद टेट्रागोनल, ओनली वन, बॉडी सेंटर्ड, ऑर्थोरोम्बिक, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड एंड सेंटर्ड, एंड मोनोक्लिनिक इज ओनली
and centered. So total देखो 1 2 3 4 5 6 7. So these total constitute 7 primitive non-primitive lattices and 7 primitive. So total it constitutes equal to 14 Bravais lattices. So these are the 14 Bravais lattices और ये इनके axial distances and axial angles. इसको आप सीधे देखो इस फ्लो में याद रख सकते हो CT ओम हॉस्पिटल RT, CT ओम हॉस्पिटल RT, सिटी ओम हॉस्पिटल RT, उसके व्याप पे हम इनके एंगल्स एक्सियल एंगल्स और ये प्रेडिक्ट करेंगे। अब देखो सबसे पहले अपने पास जैसे क्यूबिक यूनिट सेल है, तो ये क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर अपने सारी जो साइड है ये सारे सब बराबर होंगे। दिस इज क्यूबिक। इस तरीके से हम डिफरेंट इनको लैटिसेस को ड्रॉ आउट करेंगे। अब क्यूबिक की बात, अगर इसमें क्यूबिक के बॉडी सेंटर्ड की बात करें तो ये एक एटम बॉडी के सेंटर में हो गया और ये कॉर्नर पे तो सब में होंगे ही होंगे। ये बॉडी सेंटर। फेस, देखो बेटा फेस कितने हो गए 1 2 3 4 5 6। देखो 6 फेसेस के अंदर अपने को अलग अलग एटम्स रिप्रेजेंट करने हैं। ये टॉप फेस में हो गया एक एटम, ये बॉटम फेस में हो गया, ये साइड में, ये इसमें, ये बैक साइड में और ये फ्रंट साइड में। तो टोटल 6 एटम्स हो गए। तो ये अपने पास कौन सा हो गया? दिस इज फेस सेंटर्ड लैटिस। नाउ टेट्रागोनल में क्या होगा? एंगल्स सब 90 डिग्री के होंगे। लाइक इसके अंदर सारे एंगल्स ये जो है अपने पास ये कितने हैं सब एंगल्स? अल्फा बीटा गामा, ये ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री। सभी ये एंगल्स 90 डिग्री के होंगे। टेट्रागोनल पे सेम 90 डिग्री, लेकिन यहाँ पे साइड जो है एक साइड बराबर नहीं होगी। रोम्बस है, रोम्बोहेड्रल को आप इजीली याद रख सकते हो। जो क्यूब है, क्यूब के अंदर अपन उसको थोड़ा सा क्यूब को यो टिल्ट कर देंगे, तो क्यूब को यो टिल्ट करने से साइडें सारी बराबर रहेंगी लेकिन एंगल्स उसके अंदर चेंज नहीं होंगे। सो दैट द फर्दर these shapes we will going to draw these different shape और you can also practice by yourself। that is tetragonal पे एक साइड बराबर नहीं करेंगे अपन, एंगल सारे बराबर होंगे। ऑर्थोरोम्बिक में साइड कोई भी बराबर नहीं होंगी, एंगल सारे 90 डिग्री के ही होंगे। तो यही केस है अपना, बस साइड साइड वेरी करनी है इसमें। हेक्सागोनल, हेक्सागोनल के अंदर देखो इस सेट में होगा हेक्सागोनल लैटिस। तो देखो ये ए है और बी है, ये बराबर होंगी और ये सी है, तो सी के बराबर नहीं होगी। और सी जो है इसके साथ ये जो एंगल होगा 120 डिग्री और ये बाकी एंगल ए और बी के साथ 90 डिग्री। रोम्बोहेड्रल के जैसे अपन बताया, क्यूब को क्या करना है, आपको थोड़ा सा क्यों पुश कर रहे हैं रोम्बस के फॉर्म में, तो वो रोम्बिक बन जाएगा। ट्राइक्लिनिक में ना कोई भी साइड बराबर होंगी और ना कोई भी एंगल बराबर होंगी। ट्राइक्लिनिक के केस में अपन ये कंसिडर कर सकते हैं जैसे अपने पास सीपीयू होता है कंप्यूटर का, तो कंप्यूटर का जो सीपीयू है उस सीपीयू को थोड़ा सा यो पुश करेंगे अपन, तो देखो सीपीयू के अंदर कोई भी साइड बराबर नहीं होती है, तो मतलब दिस कंडीशन इज सेटिस्फाइड। अब उस सीपीयू को यो थोड़ा सा धक्का मार देंगे अपन, तो यो धक्का मारेंगे तो उसके अंदर एंगल्स भी सारे इस तरीके से सेट करेंगे कि एंगल्स कोई से भी उसके अंदर ना तो एंगल्स बराबर होंगे आपस में एंड दे शुड नॉट बी इक्वल टू 90 डिग्री। रोम्बोहेड्रल के अंदर एंगल्स सारे बराबर होंगे लेकिन 90 डिग्री के बराबर नहीं होंगे, उसको टिल्ट करने के बाद एंगल्स चेंज हो जाएंगे। सो दीज आर द डिफरेंट primitive and non-primitive unit cells. Now the contribution of the unit cells and the radius ratio and all these that we are going to discuss in the next lecture. So thank you.